इस वीडियो में तकरीबन 20 से ज़्यादा फीचर्स को कवर करूंगा और उन फीचर्स में सब फीचर्स भी हैं, ओवरऑल 200 प्लस फीचर्स हैं, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने सारे जो मेन फीचर्स हैं उनको डिफरेंट चैप्टर्स में कैटेगराइज कर लिया है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फीचर सीखना है तो आप एक्जैक्टली उस चैप्टर पे जा सकते हो, आपको टाइमलाइन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए क्रोम वेब स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आप SEO वॉलेट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, टॉप पे आप वहाँ पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर देंगे। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सर्च करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। अभी एक्सटेंशन डाउनलोड हो गई है, इसको डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पिन करना है। अगर आपके पास कोई पुराना टैब ऑलरेडी ओपन है, आप उसको रिफ्रेश करना है, क्योंकि डेफिनेटली बिकॉज उस टाइम एक्सटेंशन नहीं थी तो वो पुराने जितने भी टैब्स हो गए उन पर काम नहीं करेगी। तो आप एक्सटेंशन को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, आइदर साइड बार से ओपन कर लें या आप इवन आइकन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आइकन पे क्लिक करेंगे तब भी एक्सटेंशन लोड हो जाएगी, साइड बार पे क्लिक करेंगे तो भी एक्सटेंशन लोड हो जाएगी। और आप जो है शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+M। अभी मैंने इसका शॉर्टकट रखा हुआ है तो मैं शॉर्टकट से भी ओपन कर सकता हूँ। आप ये सारी सेटिंग्स जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह शॉर्टकट में आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी एक्सटेंशन इंस्टॉल है, अभी यहाँ पे देखें मैंने Ctrl+M रखा हुआ है, आप इसको चेंज करके जो भी आपने रखना है वो रख सकते हो। और साइड बार, अगर आपको साइड बार इरिटेट करता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास डबल स्क्रीन है या आप बार बार चाहते हैं तो ये आपके पास आ जा रहा है, और तो आप इसको टेम्परेरी या परमानेंटली बंद भी कर सकते हैं। अपने यहाँ से इसको ऑफ करना है और ये साइड बार ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये देखें साइड बार नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करना है, आइकन पे क्लिक करूँगा तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और अगेन मैं Ctrl+M करूँगा तो भी मैं एक्सटेंशन को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं साइड बार को ऑन कर लेता हूँ बिकॉज मेरे लिए साइड बार ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके बाद जब ये मोस्टली जो है जनरल सेटिंग्स हैं, अकाउंट सेटिंग्स, आपको एक अकाउंट चाहिए होगा एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए, और आप फ्री अकाउंट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपने कोई भी जो भी गूगल का अकाउंट आपका लॉगिन है आप वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे भी एक्सटेंशन को यूज़ करना है तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ विद गूगल। अब आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद मेरे पास जो है वो सारे के सारे फीचर्स अनलॉक हो गए हैं। मैं अकाउंट सेटिंग्स में जाके अपनी डिटेल्स भी चेंज कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपना नाम, पासवर्ड, ईमेल, ये सब चीज़ें ईजिली चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे अपना अकाउंट डिलीट भी करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद टर्न ऑफ वाला फीचर, अगर आपको एक्सटेंशन के सारे फीचर्स जो हैं वो डिसेबल करने हैं तो आप उसको साइलेंट मोड पे कर लेंगे, तो वो आपको जो है वो तब नहीं करेगी, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूँ तो मैंने अराउंड 20-21 कैटेगरीज डाले हुए हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं। इनके अंदर सब फीचर्स भी हैं जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं। अब ओवरव्यू फीचर के अंदर जो है आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्सिबिलिटी और नॉन इंडेक्सिबिलिटी। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ, मेरा ये वाला जो पेज है ये गूगल के ऊपर इंडेक्सेबल है, और ये reports.txt मेरा रिपोर्ट टैग और एक्सपोर्ट टैग से ब्लॉक नहीं है, तो तीनों जगह देखें नो मार्क है। अगर तो पेज ब्लॉक होगा, जिस तरह ये वाला पेज जो है वो reports.txt से मेटा रिपोर्ट्स टैग से ब्लॉक है तो हमने उसको मार्क कर दिया येस। अगर वो reports.txt से ब्लॉक होगा तो हम उसको मार्क कर देंगे, और अगर इनकेस वो पेज जो है एक्स रिपोर्ट टैग से ब्लॉक होगा तो हम उसको येस मार्क कर सकते हैं। अगर वो अगर कोई से भी इनमें से दो भी हो सकते हैं, लेट्स सपोज अगर ये पेज एक्स रिपोर्ट से भी ब्लॉक है और रिपोर्ट्स.txt से भी ब्लॉक है तो हम उन दोनों को मार्क कर देंगे येस के अंदर। और यहाँ से स्टेटस आप देख सकते हैं अब नॉन इंडेक्सेबल है, और ये जो पेज जब तीनों में से तीनों के तीनों ऑप्शन नो होंगे तो ये पेज जो है इंडेक्सेबल होगा, तो आप यहाँ से ईजिली इंडेक्सेबिलिटी स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब आप देख सकते हैं अगर इन केस टाइटल जो है वो मिसिंग होगा तो ऐसे आएगा। सिमिलर डिस्क्रिप्शन के लिए भी यही केस है, और अगर उस पेज के ऊपर एक से ज़्यादा टाइटल पड़े हुए तो आप मल्टीपल टाइटल देख सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा भी होंगे तो हम सारे जितने भी हैं 5-6 अगर टाइटल्स भी होते हैं हम सारे सारे लिस्ट डाउन कर देंगे। सिमिलरली हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी अगर मल्टीपल डिस्क्रिप्शन पड़े होंगे तो वो शो करवा देंगे। आप इसमें ना रेंडर टाइटल के इशूज़ भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन केस अगर जो आपका टाइटल है वो सर्वर साइड से मैच नहीं होता, मींस क्लाइंट साइड पे टाइटल कुछ और आ रहा है और सर्वर साइड से टाइटल कुछ और आ रहा है, तो आप इसलिए दे सकते हैं। ये इशूज़ तब आता है जब कोई ऐसी वेबसाइट होती है जो JS में बनी होती है और क्लाइंट साइड पे वो एक्चुअली टाइटल्स को लोड कर रही होती है बट सर्वर साइड से लोड नहीं कर रही होती, तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। बिकॉज रिकमेंडेड यही होता है कि आपका सर्वर साइड का कंटेंट क्लाइंट साइड से मैच होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सर्च इंजन अभी भी जो है नॉन JS वेबसाइट्स को सपोर्ट नहीं करते, गूगल करता है, लेकिन स्टिल जितनी भी केस स्टडीज़ हैं मैंने यही देखा है कि अगर आपका जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का कंटेंट मैच करता है तो गूगल के लिए क्रॉल करना ज़्यादा ईजी होता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करने पड़ते हैं। और सिमिलर आप डिस्क्रिप्शन के साथ भी देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हो रही होगी तो वो भी हम इजीली दिखा देंगे। अब कैनोनिकल में आप देख सकते हैं कि अगर इन केस मल्टीपल कैनोनिकल होंगे तो वो भी सारे के सारे हम लिस्ट डाउन कर देंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल कैनोनिकल जो है वो
स्टेटस डाल दिया है। अगर वैलिड कैनोनिकल टैग होगा तो आप वो भी देख सकते हैं। जिस तरह ये वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग डाला हुआ है तो हम लोगों ने इसको सेल्फ कैनोनिकल मार्क कर दिया है। और सिमिलर अगर आपके पास कैनोनिकल मिसिंग होगा तो वहाँ पे मिसिंग आ जाएगा। अगर इन केस इवन कैनोनिकल टैग भी सर्वर साइड और क्लाइंट साइड मैच नहीं हो रहे होंगे तो हम वो भी दिखा रहे होंगे और यहाँ पे आपको स्टेटस आ जाएगा। और इन केस जो है अगर आपके पास एक से ज़्यादा कैनोनिकल आते हैं वो भी आ जाएंगे। हाँ, अगर कैनोनिकल जो है वो रिलेटिव कैनोनिकल है, मींस आपने कैनोनिकल टैग के अंदर एब्सोल्यूट पाथ नहीं यूज़ किया। एब्सोल्यूट पाथ होता है कि फुल यूआरएल जो होता है। लेट्स सपोज अब मेरा फुल यूआरएल ये है तो मुझे कैनोनिकल में पूरा का पूरा यूआरएल यूज़ करना है, मैं रिलेटिव यूआरएल नहीं यूज़ कर सकता। हमने आइडेंटिफाई किया कि रिलेटिव यूआरएल अवेलेबल है तो हम उसको शो करवा देंगे। जो कि इशू है हमें ये करना चाहिए कि हमारे कैनोनिकल टैग्स में एब्सोल्यूट पाथ होना चाहिए, रिलेटिव यूआरएल्स नहीं होने चाहिए। सेम कोज अगर इन केस आपके पास बेयूथ है। अब हम बेयूथ के ऊपर क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए इनका पेज यूआरएल इंडेक्सेबल है। टाइटल टैग मैं इजीली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कॉपी करना है मैं वो भी देख सकता हूँ, उसकी लेंथ देख सकता हूँ और सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों मैच कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मैं क्या नाम है इसकी लेंथ जो है वो लॉन्ग है, रिकमेंडेड 151 मैक्सिमम होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन जो टाइटल है उसकी मैक्सिमम 61 और मिनिमम 45 होनी चाहिए। उसके बाद अगेन सर्वर साइड और क्लाइंट साइड जो है वो दोनों मैच हो रहे हैं तो हम एक ही दिखा रहे हैं। उसके बाद कैनोनिकल टैग सेल्फ रेफरिंग है, मतलब कि बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। इसके बाद ये वर्ड काउंट देख सकते हो। वेब वाइटल का डेटा अगर अवेलेबल होगा तो हम वो भी दिखा देंगे। और href लैंग्वेज टैग, मतलब कि इस पेज के ऊपर अगर एक से ज़्यादा href लैंग्वेज अवेलेबल है तो वो सारी की सारी हम लोग बता देंगे। नेक्स्ट फीचर जो है वो देख लेते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला। मैं इस वेबसाइट पे स्पेसिफिकली इसलिए इसको चेक करूँ बिकॉज इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे सिनेरियोज जो हैं वो कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्किप इमेजेस को। स्किप इमेजेस वो इमेजेस हैं अगर इन केस किसी वेबसाइट के ऊपर लेज़ी लोड लगा हुआ है जिसकी वजह से वो फर्स्ट अब जब ये मैंने पेज लोड किया था तो इसमें सिर्फ 37 इमेजेस थी जो लोड हुई थी। अब मुझे पता है कि इसमें एक दो कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें इमेजेस जो हैं वो बाद में लोड होती है जब हम वहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस एरिया में जाता हूँ जो गैलरी का सेक्शन, आप ये वाली इमेजेस देखें अभी बाद में लोड हुई जब मैं उस पर स्क्रॉल किया, राइट। सेम कोज आप क्या कर सकते हो कि पूरे पेज को स्क्रॉल करके मेक श्योर कर लो कि सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो लोड हो गई हैं। उसके बाद आप स्किप इमेजेस पे क्लिक करो और उसको रीचेक करो। अब देखो जो इमेजेस पहले अवेलेबल नहीं थी डेटा में अब वो भी इमेजेस आ गई हैं। पास बात ऐसा होता है कि अगर हम सिर्फ फ्रंट पहले ही लोड करके सारी की सारी कैप्चर कर ले तो जो लेजी लोड वाली इमेजेस होती थी वो जो क्या नाम है वो मिस हो जाती थी। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका ऑटो स्क्रॉल भी लगा सकते हैं, लेकिन उस पर क्या है यूज़र जो है थोड़ा इरिटेट होता है तो हम लोगों ने स्किप इमेजेस का बटन दे दिया जिसमें आप खुद स्क्रॉल करके मेक श्योर कर लो। बाज़ वक़्त क्या होता है कि कुछ इमेजेस बहुत टाइम लेती हैं लोड होने में, तो हम लोगों ने जो बेस्ट सिनेरियो था उसको इम्प्लीमेंट करके आपके लिए ये कर दिया कि आप मेक श्योर कर लो सारी इमेजेस लोड हैं। स्किप इमेजेस पे जाओ, आप उनको इजीली लोड कर सकते हो। सेम साइज चेक में भी ऐसे किया है। बाज़ वक़्त कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे इमेजेस होती हैं 100-200 इमेजेस होती हैं। मोस्टली आप उनको ले सकते हो जो प्रॉपर्टी पोर्टल है, जैसे बेयूथ एक प्रॉपर्टी पोर्टल है या प्रॉपर्टी फाइंडर है, ज़ूम प्रॉपर्टी हो गया। इन पे क्या होता है कि इनकी लिस्टिंग पेज के अंदर हर लिस्टिंग के अंदर 5-5 6-6 इमेजेस होती हैं। फिर जो एजेंट होता है उसकी इमेज भी लगी होती है, जो कंपनी होती है उसकी इमेज भी होती है, तो 200-300 से ज़्यादा इमेजेस एक पेज पे होती हैं। उस केस में क्या होता है कि जब साइज़ चेक करने की बारी आती है तो वो 300 का जब इकट्ठी API को रिक्वेस्ट आती है तो ब्राउज़र जो है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने किया है कि जो चेक साइज़ का बटन दे दिया कि आपके ही कंट्रोल में हो कि आपने कितनी इमेजेस को चेक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ चेक जो है वो ऑन नहीं रहेगा अनटिल अनलेस आपको चाहिए ही चाहिए उन इमेजेस का साइज़ चेक करना। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चाहिए आप साइज़ चेक के ऊपर बटन पे क्लिक करो। अब आपको इसमें दो सेटिंग्स मिलेंगी, एक बैच साइज़ है और एक बैच डिले बिटवीन बैचेस है। बैच साइज़ का मतलब है कि आपको एक गो में कितनी इमेजेस चेक करनी है, उसके बाद जो डिले है वो कितना डालना है। अब लेट्स सपोज अगर मैंने 15 डाला हुआ इसका मतलब कि 15 इमेजेस को चेक करेगा और फिर डिले बिटवीन बैचेस मतलब कि 5 है तो इसका मतलब 15 इमेजेस चेक करने के बाद वो 5 सेकंड वेट करेगा, फिर 15 इमेजेस चेक करेगा, फिर 5 सेकंड वेट करेगा और ऐसे चलता जाएगा। आप इस नंबर को चेंज भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। अब मैं चेक साइज़ पर क्लिक करता हूँ तब देखिए उसने 15 इमेजेस चेक कर ली। अब वो 5 सेकंड वेट कर रहा है तो वो फिर नेक्स्ट 15 चेक करेगा। इस तरीके से वो सारी की सारी इमेजेस का साइज़ चेक करता जाएगा और इससे जो है वो ब्राउज़र हैंग भी नहीं होगा। और दूसरा फिर एक और फंक्शनैलिटी है वो है हाईलाइट की। आप क्या कर सकते हो, जब आप हाईलाइट पे क्लिक करोगे तो अब आप इजीली जो इमेजेस की इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ देख पाओगे। अब मैं इस पर होवर करता हूँ तो जब मैं होवर करूँगा तो आप सेंटर में आपको देखो इस इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नजर आना स्टार्ट होगी। जिसका ऑल टैग है वो है लोगो एडवेंचर प्लैनेट टूरिज्म। अभी हम लोग करंटली सिर्फ ऑल टैग की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बाद में हम जो इस इमेज का हाइट विड्थ का साइज़ है या जो CSS के अंदर भी साइज़ है वो भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और जो इसका साइज़ है वो भी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर आ जाएगी। तो आपके पास ज़्यादा डिटेल होगी उस इमेज की होवर करने के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब देख लें, अब इस इमेज के ऊपर भी टाइटल टैग जो है वो अवेलेबल है। मैं कोई चीज़ बताना भूल गया, देखें जब टाइटल टैग अवेलेबल होगा तो उसकी बाउंड्री का कलर ब्लू होगा और होवर करने के ऊपर आपके पास सेंटर में जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। इन केस अगर कोई ऐसी इमेज आती है जिसमें टाइटल टैग नहीं अवेलेबल होता तो उसकी बाउंड्री जो है वो रेड कलर में आ जाएगी। और देखिए हम लोगों ने ऑल टैग जो है वो मिसिंग बता दिया है।
तो इससे आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा और आप यहाँ से क्लियर कर देंगे तो ये सारी की सारी जो चेंजेस जो पेज के ऊपर हुई हैं वो खत्म हो जाएगी। और आप सारी की सारी इमेजेस का जो डेटा है, अगर आप लोगों ने साइज़ चेक कर लिया है, वो ऑल टैग मिसिंग, सारा का सारा डेटा आप जो है वो एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ यहाँ पे भी देखना है तो आप इवन के सॉर्ट भी कर सकते हो। ऑल टैग से जो भी है आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो टाइटल अगर मिसिंग है, ब्रोकन इमेजेस हैं, और इवन के आप इन इमेजेस को यूआरएल पे क्लिक करके उनके सारे के सारे यूआरएल्स को ओपन भी कर सकते हो। इंस्टेंट पोजीशन चेकर को मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया एज़ कम्पेयर टू जितने भी ऑनलाइन ट्रैकिंग टूल्स हैं। वो डेफिनेटली क्या करते हैं, वो जो गूगल की API है उससे रैंकिंग चेक करके बताते हैं। बाज़ का जब आप लोकल रैंकिंग चेक कर रहे होते हैं तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं आती है। डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं कि हाउ टू मेक अ टी, अब वो एक ऐसा है जो ग्लोबल सर्च इंटेंट कीवर्ड है जिस पे रैंकिंग आप कह सकते हो समवट बिल्कुल ठीक आ रही होती है, बट उसमें भी कभी कभी एक दो डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट अगर मैं कीवर्ड्स कुछ ऐसे सेटअप किए हैं जैसे डेजर्टिफाई इन दुबई है, उसमें डेफिनेटली ऐसा होता है जब आप सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर होते हो तो आपको कभी भी एक्यूरेट रैंकिंग्स जो है वो नहीं मिलती हैं। कम से कम 2 से 3 कीवर्ड्स, 2 से 3-4 पोजीशन का गैप होता है, कभी कभी 6-7 का भी होता है। तो मैंने इसको इस तरह बनाया कि जैसे हम एक ह्यूमन चेक करता है ना, हम नहीं उसको वैसे चेक करना है। सबसे पहले जो है आपने इसको इनकॉग्निटो मोड में ऑन कर लेना है। वो उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग एक्सटेंशन में जाना है, मैनेज एक्सटेंशन में जाना है, फिर आपने डिटेल्स में जाना है और यहाँ से आपने अलाउ इनकॉग्निटो मोड जो है वो उसको ऑन कर देना है। मैं इनकॉग्निटो मोड के लिए इसलिए प्रेफर ये कर रहा हूँ कि आप उस पर चेक करो, बिकॉज अगर आप नॉर्मल में चेक करोगे रैंकिंग वो चेक करके बता देगा, बट बिकॉज उसमें आपकी ईमेल लॉगिन हुई होती है तो क्या होता है कि रैंकिंग्स जो है वो थोड़ी इनएक्यूरेट आ सकती हैं, बिकॉज उसमें आपका पर्सनलाइज जो है पोजीशंस आ रही होती हैं। तो हमेशा आप जब जीमेल लॉग आउट हुई हो तो आप तब रैंकिंग चेक करो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। फिर आपने क्या करना है, जब आप इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लोगे तो आप यहाँ से इनकॉग्निटो मोड में चले जाओ। आप देखो आप आपके एक्सटेंशन आ रही है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, साइड बार में भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ जाता हूँ, कोई सी भी साइट आप ओपन कर लो ताकि आप एक्सटेंशन को एक्सेस कर लो इजीली। एक रैंकिंग पोजीशन चेक करने से पहले, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम इनकॉग्निटो मोड में आओ, जब भी आप करो तो आप चेक कर लो कि एक क्वेरी जो है वो खुद करके कि वो कैसा शो कर रहा है। अगर मैं आज google.com पर जाता हूँ, बिकॉज मैं UAE में हूँ, तो डेफिनेटली आप देखें मैं कुछ भी सर्च करूँगा तो वो अरेबिक या वो लेफ़्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ़्ट आ रहा होगा। हमें यहाँ जैसा SEO एक्सपर्ट इन दुबई में कर रहा हूँ। अब क्या नाम है, अगर आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो अरेबिक कंटेंट को बता रहा है। तो अब मैं इसको बता दूँ कि मुझे जो है वो इंग्लिश में रिजल्ट चाहिए, अरेबिक में नहीं चाहिए। आप ये चीज़ें एक्सटेंशन में भी कंट्रोल कर सकते हो, बट बिकॉज मुझे वही रिजल्ट चाहिए जो मैं खुद देखना चाहता हूँ, तो आप एक दफ़ा खुद क्यूरी कर लो। अब ये डेटा आपके इस ब्राउज़र में जो है वो सेव हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मेरे लिए बहुत ईजी होगा इसको चेक करने के लिए। मैंने क्या करना है, यहाँ से जाना है। अब मैं क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से जाके शाहिद मकबूल डोमेन ऐड कर लेता हूँ। आपको अपनी डोमेन में HTTPS और www वर्जन नहीं लिखने, जो भी आपकी प्लेन डोमेन है आप उसको लिख लो। जो भी example.com है, जैसे इन केस मैं अगर शाहिद मकबूल का चेक कर रहा हूँ तो मैं शाहिद मकबूल.com मेंशन कर दिया है, और आप प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट नाम डाल दो। और लोकलाइजेशन ये है कि मैं आपको बता रहा था ना कि आपका कंट्रोल है, आप अगर वो चीज़ें जो है अपने अरेबिक लैंग्वेज की जगह इंग्लिश लैंग्वेज रखना चाहते हो आप वो भी रख सकते हो। बट मैं यही प्रेफर करता हूँ कि अगर आप अपनी कंट्री में चेक कर रहे हो ना तो आप लोकलाइजेशन को ऑन नहीं करो। इन केस अगर मुझे चेक करनी है UK की, मतलब कि मेरा कोई क्लाइंट है जो UK में है और मैं बिकॉज दुबई में बैठा हूँ तो मुझे चेक करनी है उनकी रैंकिंग कौन सी, तो फिर आप उस केस में लोकलाइजेशन को ऑन कर लो। अब यहाँ से मुझे अगर UK का सेलेक्ट करना है तो मैं UK की डोमेन सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसकी कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ, और लैंग्वेज डेफिनेटली जो मैंने आपको बोला है आप वो भी सेट कर सकते हो। आपको इस 3 ऑप्शन है, और अगर आपको ये क्लियर आउट करना है तो आप ऑफ कर दो, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। तो बिकॉज मैं दुबई में हूँ और मुझे UAE की रैंकिंग चेक करनी है तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। अब मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इन केस अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है तो मैं यहाँ से जाके एडिट पे करके अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस कर सकता हूँ। मैंने वो किया, देखो सेव हो गया। उसके बाद अब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। बिकॉज अभी मेरे प्रोजेक्ट में कोई कीवर्ड नहीं है जो मैंने ट्रैक करना है, तो मैं ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने जो भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे ऐड कर दूँगा जो मुझे ट्रैक करने हैं। अब मैं लेट्स सपोज SEO एक्सपर्ट इन दुबई, उसके बाद SEO एक्सपर्ट UAE, और हम एक कर सकते हैं SEO सर्विसेज इन अभी। ये 3 कीवर्ड्स ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने अगर इन तीनों की रैंकिंग चेक करनी है तो मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक्शंस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैं इनकी वैल्यूज़ को रीसेट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ और स्टेटस चेक कर सकता हूँ। अब मैंने स्टेटस चेक करना है। अगेन मैं आपको फिर बताता हूँ, जब भी आप पहली बार चेक कर रहे हो तो आप एक दफ़ा गूगल पे जाके उसको चेक कर लो कि वो कैसा दिख रहा है। बिकॉज इनकॉग्निटो मोड में डेफिनेटली जब भी आप जाते हो तो वो नई हिस्ट्री को उठाता है। बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं चेक स्टेटस पे जाऊँगा। अब वो क्या करेगा, वो कीवर्ड को चेक करेगा। आप उसको पहला कीवर्ड जो है वो पहले ही पेज, मतलब कि फर्स्ट पेज पे मिल गया, तो वो उसने उसको देखो ये
नेक्स्ट कीवर्ड पे मूव होने के लिए 5 सेकंड का डिले था, तो वो 5 सेकंड वेट कर रहा है। अब उसको इस पेज पे जो अब देखो उसने स्क्रॉल किया लेकिन उसको मेरी वेबसाइट नहीं मिली, अब वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा है, तो 5 सेकंड का डिले था। अब देखो वो उसको इस पेज के ऊपर मेरी जो है डोमेन वो मिल गई है, अब वो इसको क्लोज कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो उसके अंदर डिले डली हुई है, और अगर कीवर्ड के अंदर भी अगर आपने एक कीवर्ड से दूसरे कीवर्ड पे डालना है उसमें भी डिले डली हुई है। ये डिले हम लोगों ने इसलिए डाली है बिकॉज अगर आप बहुत फास्ट करोगे तो गूगल का कैप्चा आ जाता है, और जिसकी वजह से फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर आप काफ़ी सारे कीवर्ड चेक कर रहे हो तो आप डिले ज़्यादा ऐड कर लो और इसको एक स्क्रीन के अंदर जो है वो रन होने दो। रन होने के बाद क्या होगा, आप इजीली चेक कर सकते हो सारे के सारे कीवर्ड्स को इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर कैप्चा आ भी जाता है आप उसको सॉल्व करके जहाँ पे स्टॉप हुआ है आप वहीं से उसको इजीली कंटिन्यू कर लो। अब ये देखो ये इतना एक्यूरेट है, अगर मैं इसको जाता हूँ दोबारा गूगल पे जाके चेक करता हूँ, और ये सर्च काउंटर मैंने अपना ही ऑन किया हुआ है, आप यहाँ से जाके इसको सर्च काउंटर से इसको ऑन कर सकते हो, तो आप इजीली आपके पास आ जाएगा 1 2 3 जो भी रिजल्ट है। अब देखें कि 9 है। अब 9 हम लोगों ने बिकॉज लिंक नोड यूज़ किए हुए हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बाज़ वक़्त अगर आप कोई और एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो ना, तो वो जब सेकंड पेज पे जाएगा वो डायरेक्ट जो है 11 से स्टार्ट कर देगा। उसको ये लगेगा कि पहले पेज पे जो है 10 रिजल्ट्स हैं। अगर पहले पेज पे 6 रिजल्ट्स भी होंगे तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर हम 7 से स्टार्ट करेंगे, 11 से नहीं स्टार्ट करेंगे। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो अब देखो वो पिछले वाले पेज पे हमारे पास क्या डेटा था, 9 था, तो अब नेक्स्ट वाले पेज पे 10 से स्टार्ट होगा। और ये देखो हमारे पास जो है उस टूल ने बताया कि हमारे पास 19 पोजीशन पे रैंक था और ये एग्जैक्टली 19 है। इसलिए जिस मेथड से मैंने अपना इंस्टेंट पोजीशन चेकर बनाया कि बहुत एक्यूरेट इसलिए बिकॉज जैसे कि ह्यूमन चेक करता है कि इसी तरीके से गूगल पर जाएगा, पेजेस ओपन करेगा, कीवर्ड सर्च करेगा और आपको रैंकिंग रिपोर्ट करके देगा, और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम सेव हो जाएगा। अब लेट्स सपोज अगर मुझे इसकी वैल्यू जो है वो रीसेट करनी है तो मैं यहाँ से रीसेट कर सकता हूँ। देखो कि वो रीसेट हो गई है। मैंने एक्सपोर्ट करनी है, मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये वाला जो कीवर्ड है इसको रिमूव करना है मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे एडिशनली कुछ और कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएंगे। और अगर मुझे इसकी रैंकिंग चेक करनी है तो मैं सिर्फ अलोन इस कीवर्ड पे करके उसका चेक स्टेटस करूँगा तो वो मुझे इसकी रैंकिंग दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे गया हूँ, अब उसको पहले पेज पे नहीं मिला तो वो नेक्स्ट पेज पे मूव होने के लिए 5 सेकंड की डिले है। अब वो डिले होने के बाद अब वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अगर उसको यहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो अनटिल 100 पेजेस तक जाएगा, और 10 पेजेस तक जाएगा, टॉप 100 रिजल्ट देखेगा और वो रिपोर्ट कर देगा। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो उसको ये लगेगा कि उसको नहीं मिला तो वो यहाँ पे माइनस कर देगा, और वो चेक करना उसने ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दिया बिकॉज मैंने इंटरप्ट कर दिया था उसको। अब हम रैंक कंपैरिजन को देखेंगे। सेम रैंक कंपेयर अगर आपने इंस्टीट्यूशन चेकर स्किप कर दिया तो उसको प्लीज़ देख लें बिकॉज इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो उसके साथ ओवरलैप होती हैं जो मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा। इनकॉग्निटो मोड में ही आपको रैंकिंग चेक करनी है। तो अगेन आप क्रिएट प्रोजेक्ट में आओ, आप अपना डोमेन ऐड कर लो जो भी आपने चेक करनी है और प्रोजेक्ट को नाम दे दो। बाकी ये जितनी सेटिंग्स हैं ये मैंने ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन चेकर में बता दी है। आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एसईओ एक्सपर्ट इन दुबई ऐड कर देता हूँ। ऐड कीवर्ड के बाद अब लास्ट इंस्टीट्यूशन चेकर में ये ऑप्शन नहीं थी, इसमें आप ऐड कंपेटिटर्स भी ऐड कर सकते हो। अब आप ऐड कंपेटिटर्स पर क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पे 3 कंपेटिटर्स डाले हुए हैं। आप देखें अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे एक स्पेस ऐड की हुई है। आप इस स्पेस को मेक श्योर कर लो। आपने मेक श्योर करना है कि आपने प्लेन डोमेन्स ऐड करनी है और कोई HTTPS और उसके साथ www जो है मेंशन नहीं करना। अब मैं ऐड करता हूँ तो ऐड हो जाएंगी। अब मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, एक्शन पे जाता हूँ और यहाँ से हम इसको चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब वो क्या करेगा, गूगल पे जाएगा, हमारी वेबसाइट चेक करेगा और हमारे कंपेटिटर्स की भी चेक करेगा। और सेम बिकॉज डिले हुई है तो वो पहले पेज पे जाएगा, फिर वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा अनटिल उसको टॉप 10 पेजेस में जितने भी कंपेटिटर्स का डेटा मिलता है वो डेटा को फैच करेगा और उसके बाद हमें वो डेटा प्रोवाइड कर देगा। अब उसको तीसरे पेज के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन सब कंपेटिटर रैंकिंग्स मिल गई तो उसने हमें बता दिया। अब बिकॉज हम लोग इसके ऊपर सब लीड कर रहे हैं तो हमारा ये जो पोजीशन जो है वो ग्रीन कलर के अंदर आ जाएगी, और इनकेस किसी ऐसे कीवर्ड पे अगर हमारी पोजीशन किसी की कंपेटिटर से पीछे है तो वो यहाँ पे रेड कलर का मार्क हो जाएगा। और आपको यही इन्फॉर्मेशन उसके प्रोजेक्ट के जो स्टार्ट में है अहेड, हम कितने कीवर्ड्स के ऊपर अहेड है और कितने कीवर्ड्स पे बिहाइंड है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, और टोटल कीवर्ड्स का जो काउंट है वो भी आपको यहीं से इजीली नजर आ जाएगा। ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आपने किसी कोई और कंपेटिटर ऐड करना है या रिमूव करना है, ऐड तो आप यहीं से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस कीवर्ड को सेलेक्ट करता हूँ और मैं रिमूव कंपेटिटर में जावेद को रिमूव करता हूँ तो ये वाला जो है वो कंपेटिटर मेरा रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरीके से रैंक कंपैरिजन को यूज़ कर सकते हो और इजीली अपने कीवर्ड्स के अगेंस्ट अपने कंपेटिटर्स को जो है वो कंपेयर कर सकते हो। सर्च इंजन फाइंडर भी एक बहुत पावरफुल फीचर है एसईओ वॉलेट के अंदर। इसमें बेसिकली क्या कर सकते हो, आप गूगल के जो सर्च रिजल्ट पेजेस होते हैं उसमें काफ़ी सारे आपको डोमेन्स नजर आता है। अगर आपने कोई भी कीवर्ड सर्च किया, जैसे लेट्स सपोज मैंने इन केस अभी सर्च किया है SEO राइट, तो अब मेरे पास अराउंड 10 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो पहले पेज पे आ रही हैं। अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर सर्च इंटेंट करना चाहता हूँ या मैं फाइंड करना चाहता हूँ किस तरह के सर्च रिजल्ट्स रैंक हो रहे हैं, क्या गूगल ने उनका टाइटल चेंज किया है या नहीं चेंज किया है, उनकी डिस्क्रिप्शन चेंज की है या नहीं की है, और रीराइट की है तो क्यों की है या क्या डिफरेंसेस हैं, और वो किस तरह की हेडिंग्स को यूज़ करें,
अब ये सब आंसर्स जो है मैं उनको एक एक वन बाय वन ओपन करके भी देख सकता हूँ, बट सर्च इंजन फाइंडर से आप वो चीज़ें क्विकली कर सकते हो। अगर मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन और अपनी हेडिंग्स और जिसन एल डी कोड को मैं ऑन कर देता हूँ, बिकॉज अभी मैंने ऑन किया तो आपको एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्यूरी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर सेटिंग ऑन हुई होंगी। अब ये देखें, इस मेरी डोमेन का वो ऑटोमेटिकली टाइटल और डिस्क्रिप्शन लेके आ गया, और अब वो देख रहा है, हम यहीं से मुझे पता लग जाएगा कि गूगल ने मेरी डिस्क्रिप्शन को री राइट किया हुआ है। तो मुझे ये देखना चाहिए कि गूगल ने री राइट किया है तो क्यों किया है, और क्या दूसरों का भी किया हुआ है, और जिसका नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो यहाँ से मेरे लिए चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएंगी। अब मैं अपनी हेडिंग सारी देख सकता हूँ, इसी तरह मैं अपने कंपेटिटर्स की हेडिंग, उनका JSON-LD का कोड, जो चीज़ें मुझे चाहिए मुझे यहीं पे फ्रंट पेज पे मिल जाएंगी, मुझे इंडिविजुअली साइट्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जस्ट पॉइंट आउट मैं कर देता हूँ, वो ये है कि ये जितना डेटा आ रहा है ये सारा सर्वर साइड आ रहा है। हम इसको अभी इंडिविजुअली हर पेज को ओपन करके उससे फैच नहीं कर रहे, इसको हम सर्वर के थ्रू ही रेंडर कर रहे हैं कंटेंट को। तो आपको पता है जब सर्वर के थ्रू रेंडर होता है तो उसमें डॉम इन्वॉल्व नहीं होता, आप JS मैनिपुलेट नहीं कर सकते कंटेंट को। बट सून हम लोग V2 लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक पेज को ओपन करेंगे, जिसमें हम लोग डॉम के थ्रू अगर JS मैनिपुलेट कर भी रहे टाइटल से डिस्क्रिप्शन को या कंटेंट कॉपी को, तो हम वो भी कैप्चर कर लेंगे। और उसकी बेसिस के ऊपर आप फिर कंटेंट गाइडलाइंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सर्च इंजन को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो अभी लिमिटेड है, मतलब कि मुझे अभी आइडिया नहीं है कंटेंट डिफरेंसेस क्या हैं, क्या चीज़ फर्स्ट वाले ने कवर किया है, क्या चीज़ सेकंड वाले ने कवर किया है, क्या चीज़ थर्ड वाले ने कवर किया, यूनिक पॉइंट्स क्या हैं, वो सब चीज़ें हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअली हर पेज को ओपन करके उनका कंटेंट सेव कर रहे होंगे। और फिर उन सब के कंटेंट को लेके हम AI से कह सकते हैं कि हमें इनकी बिहाफ पे हमें बताया कि इसमें कॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है, वो सब चीज़ें हम इंशाल्लाह V2 में कवर कर देंगे। और V2 बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा सर्च इंजन फाइंडर का। लिंक चेकर में आप इजीली जो भी इंटरनल लिंक है या एक्सटर्नल लिंक है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी पेज पे। अगर कोई रेफरल टैग लगा हुआ है वो भी देख सकते हो, और जो भी इंटरनल लिंक्स या एक्सटर्नल लिंक्स उस पेज पे अवेलेबल है आप उनका स्टेटस चेक कर सकते हो, उसमें कोई ब्रोकन पेज तो नहीं है, और उन हाईलाइट करके भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो पेज के ऊपर। अगर आपको देखना है नो फॉलो या डू फॉलो टैग्स लगे हुए हैं तो सिंपली आपके पास सारे के सारे लिंक्स का डेटा अवेलेबल यहाँ पे आ जाएगा। इनकेस अगर एंकर टैग्स नहीं है या प्लेन या इमेज के ऊपर लिंक है तो वो ऐसे नज़र आएगा, और अगर कोई ए टैग से लिंक आ रहा है और उसका एंकर टैग हमारे पास अवेलेबल है तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद अगर डू फॉलो का फिल्टर लगाना है या कोई रेफरल टैग में अगर लेट्स कोई नो फॉलो अगर होगा तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। और आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स की फिल्टर्स भी अवेलेबल है। अगर आपने स्टेटस चेक करना है तो आप ये स्टेटस भी चेक कर सकते हो। इन सब URLs का रिकमेंडेड यह है कि आप कम से कम 10 सेकंड की डिले ऐड करें ईच URL को चेक करने के लिए, या 5 सेकंड की भी ऐड कर सकते हैं। ये डिले मस्ट इसलिए होती है कि बिकॉज फायरवॉल की रीज़न की वजह से क्या होता है कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपकी IP को ब्लॉक कर देती है जब आप कुछ पेजेस को फ्रीक्वेंटली ओपन कर देते हो। मतलब कि लेट्स सपोज विद इन 1 सेकंड आपने 10 पेजेस जो है वो एक साथ में ओपन कर दिए, तो 2-3 सेकंड के अंदर ये वो आपकी जो IP को ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद वो स्टेटस कोड जो है वो 500 आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एक्यूरेटली पता नहीं लग पाएगा। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप डिले ऐड कर लें। अब लेट्स सपोज मैं इन केस में 5 सेकंड की डिले ऐड करता हूँ, तो मैं फैच स्टेटस पे क्लिक करूँगा। अब उसने पहले URL का स्टेटस फैच कर दिया, उसके बाद अब वो 5 सेकंड वेट करेगा तो वो नेक्स्ट में चला जाएगा। अगर मुझे कैंसिल करनी है तो मैं यहाँ से स्टेटस को कैंसिल कर दूँगा। उसके बाद मैं हाईलाइट पे क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट कर देगा। जो भी येलो कलर में हाईलाइट होगा इसका मतलब ये है कि ये जो है एक्सटर्नल लिंक है, इंटरनल लिंक है। और अगर वो रेड कलर में हाईलाइट होगा उस पेज के ऊपर तो वो जो है एक्सटर्नल। अब ये देखो रेड कलर में हाईलाइट हो रहे हैं, तो ये सारे एक्सटर्नल लिंक पड़े हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो यही सारी चीज़ें और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक लिंक ढूंढना है तो आप वो भी यूज़ ईजिली कर सकते हो। मैंने लोकेशन सर्च किया तो जो भी एंकर टेक्स्ट लोकेशन के साथ है वो लिंक सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे आ सकते हैं, और आप इनको इवन क्या हाईलाइट भी कर सकते हो इंडिविजुअली। ठीक है, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप हेडिंग हायरार्की की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब देख सकते हो। मेरी वेबसाइट पे जो भी हेडिंग्स सारी की सारी अवेलेबल है वो सब का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, और उनकी हायरार्की के, और जहाँ पे भी हायरार्की के प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पे हमने उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे H2 के बाद ट्रैक H4 आ रहा है जो कि H3 आना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको रेड कलर में मेंशन कर दिया है। आप ये सारी हेडिंग्स क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर सकते हो, हाईलाइट पे क्लिक कर सकते हो, तो इससे क्या करेगा कि वो पेज पे हाईलाइट कर देगा। अभी देखें ये H2 है, ये H2 है, ये मेरे पास H1 है, ये H2 है। तो आप इजीली पेज के ऊपर हेडिंग्स को चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेडिंग पे लेट्स सपोज व्हाई इज़ SEO इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, मैंने अब इस पर क्लिक किया तो वो मुझे एक्जैक्टली उसी हेडिंग पे ले जाएगा और कुछ टाइम के लिए उसको हाईलाइट भी कर देगा, और एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करके हेडिंग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। पेज प्रो एनालाइजर में आप कोई भी पेज का ऑडिट कर सकते हैं। अराउंड 60+ फैक्टर्स हैं, उनको देखते हुए अगर आप देखेंगे अभी इसके अंदर जो भी करंट पेज होगा उसका URL ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेगा। अब आपको 3 डिफरेंट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, कीवर्ड एनालिसिस, मल्टीपल लैंग्वेज और सोशल मार्कअप। अब जिसको आप चेक करते जाएंगे तो वो वाले फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे ऑडिट के अंदर। अगर आप कुछ भी नहीं चेक करेंगे तो जो बेसिक अराउंड 30-40 इश्यूज़ हैं वो तो हम लोग चेक कर लेंगे। लेट्स सपोज मुझे
20 से 30 फीचर्स के फैक्टर्स के अलावा ऑन टॉप मतलब कि मुझे कीवर्ड एनालिसिस से भी रिलेटेड फैक्टर्स को इंक्लूड करना है, मल्टीपल लैंग्वेज से भी के भी रिलेटेड जो है उनको भी इंक्लूड करना है, और जो सोशल मार्केट वाले हैं उनको भी इंक्लूड करना है, तो मैं इनको चेक कर लूँगा। और मैंने कीवर्ड एनालिसिस में इसको इंक्लूड कर लिया है कि मैं देखना चाहता हूँ ऐसे बर्न दुबई पे मेरा पेज जो है वो ऑप्टिमाइज है या नहीं है। और मल्टी लैंग्वेज, डेफिनेटली ये पेज मल्टी लैंग्वेज नहीं है, बट मैं स्टिल जस्ट बिकॉज उन फैक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए इसको चेक कर रहा हूँ। और सोशल मार्कअप के भी अगर जो OG टैग्स हैं वो अवेलेबल पेज के ऊपर हैं या नहीं है, मैं अब एनालाइज पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा जिसमें वो अराउंड 60 फैक्टर्स को चेक करेगा। अब देखिए ये सारे इश्यूज़ जो है उसने फाइंड आउट किए हैं मेरी पेज के ऊपर, जिनके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। ये सारी मेरी वीकनेसेस हैं और अराउंड 43 जो है वो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। ओवरऑल से 54 फैक्टर्स चेक किए हैं। मैंने बोला था कि हम लोग 60+ फैक्टर्स को चेक करें। कुछ फैक्टर्स दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई एक प्रॉब्लम आएगा, लेट्स सपोज अगर मल्टीपल टाइटल का कोई प्रॉब्लम आता है तो इससे रिलेटेड एक तो कुछ और इश्यूज़ होंगे। तो इस तरीके से टोटल काउंट जो है वो 63 फैक्टर्स का करंटली है। और इन केस अगर हमें लगता है कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं ऑन पेज चेक के ऊपर, या जो हम ऑन पेज ऑडिट करते हैं या टेक्निकल ऑडिट करते हैं इंडिविजुअल पेज का, तो वो भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। और इम्पैक्ट वाइज में अगर आपने देखना है इसकी इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ की, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ये पढ़ सकते हो। अभी हम लोगों ने जो कैटेगराइजेशन किए हुए वो 5 डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, क्रिटिकल से लेकर न्यूट्रल तक, और उनकी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दी हुई है और उनकी सॉर्टिंग भी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। और अगर आपको कोई बग या कुछ इशू आता है इसमें तो आप वो रिपोर्ट कर सकते हो, और अपने ये जो फैक्टर्स हैं इनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो CSV के अंदर। अब लेट्स सपोज अगर आपने उस कोई भी इशू है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको उस इशू की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि वो थ्रेड क्या है, उसको फिक्स कैसे करना है, उसकी जो भी यूज़फुल गाइड्स या डिटेल्स हैं वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सेम अगर आपने ये देखना है तो अब देखिए इसमें भी उसमें आपको बता रहा है कि थ्रेड एक्चुअल में क्या है, इस थ्रेड को फिक्स कैसे करना है, और यूज़फुल लिंक। अब लेट्स सपोज अगर आपने डेवलपर को कहना है कि मुझे ये इशू इस पेज के ऊपर फिक्स करना है, आप बस सिर्फ इसको कॉपी करके उसको दे दो तो उसको समझ आ जाएगा कि इसको क्या करना है। ऑलमोस्ट पेज ऑडिटर में यही सारी चीज़ें हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये काफ़ी टाइम सेविंग है। अगर लेट्स सपोज आपकी टीम ने या आपने कोई भी चीज़ें चेंजेस की हैं ऑन पेज की, तो आप किसी भी इंडिविजुअल पेज को क्विकली ओवरव्यू करके देख सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम रह तो नहीं क्या। ये मेक श्योर करेगा कि आपको मैनुअल लेबर वर्क ना करना पड़े। हम लोग 60 और जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके थ्रू चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स ऐड करवाना है तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, वो हम इंप्लीमेंट कर देंगे अपने पेज प्रो एनालाइजर के अंदर। इंडेक्स API कनेक्टर आपको हेल्प करेगा कि अपनी वेबसाइट के जो पेजेस हैं आप उनको सबमिट करवा सकते हो। जो गूगल इंडेक्स API है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है आप सिर्फ उसी के लिए इसको यूज़ करें, और इससे आप जो गूगल की API है उसको भेज सकते हैं इंडेक्स की रिक्वेस्ट के लिए। हम लोगों ने डिटेल गाइड लिखी हुई है, आप वो इसको रीड आउट कर सकते हो। उसमें इवन ईच स्टेप गिवन है कि आप लोगों ने जेसन की जो की है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अब लेट्स सपोज आपके पास जब जेसन की आ जाएगी आप API में जाके उसको अपलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, और अपलोड करने के बाद फिर आपने उसको गूगल सर्च कंसोल पे एक्सेस देना है। एक्सेस देने के बाद अब लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐसी डिबेट के लिए वो API जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है, वो करने के बाद अब मेरे पास 3 डिफरेंट एक्शन है जो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं इस पेज को गूगल से रिमूव कर सकता हूँ, और मैं इसका स्टेटस जो भी लास्ट रिक्वेस्ट मैंने भेजी है वो उसका स्टेटस क्या है वो चेक कर सकता हूँ। और मैंने अगर इस पर कोई पब्लिश किया है या कोई न्यू अपडेट की है तो वो मैं गूगल की API को भेज सकता हूँ। अब अगर मैं इसको सेंड टू API करता हूँ तो ये गूगल को सक्सेसफुली सेंड हो गया। अब देखिए अगर मैं डोमेन चेंज कर देता हूँ, कुछ और ऐड कर देता हूँ, बिकॉज डेफिनेटली जेसन हमारी जो जेसन का जो कोड है वो उसकी हम लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं की हुई गूगल सर्च कंसोल पे, तो हमारे पास एरर आ जाना चाहिए। मैंने जब इसको सेंड किया तो हमारे पास परमिशन डिनाइड का एरर आ गया, बिकॉज वो वेरिफिकेशन नहीं हुई इस URL की। जब बंदा वेरीफाइड, जो भी वेरीफाइड ईमेल होगी तो सिर्फ उसी से ही आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और इसका सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो इस गाइड के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। हमने इंडिविजुअली हर स्टेप के ऊपर बताया हुआ है। आप यहाँ से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप पूरी की पूरी जेसन की को कैसे क्रिएट कर सकते हो, सारी की सारी गाइडलाइन आपको यहाँ से इस आर्टिकल में मिल जाएगी। उसके बाद आपने बस वहाँ पे जो जेसन की आ जाएगी वो जेसन की जो की आएगी वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप ये 3 एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। अब इंडेक्स API कनेक्टर के अंदर सिर्फ आप गूगल की API को नहीं यूज़ कर सकते, आप इंडेक्स नाउ API को भी यूज़ कर सकते हो। अभी अगर आपके पास API की जो नहीं है वो भी आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप इधर बिंग पे जाओगे तो यहाँ से आप API की जनरेट करने के बाद इसको डाउनलोड कर लो, और जो भी आपकी वेबसाइट का जो रूट फोल्डर है वो वहाँ पे जाके इसको अपलोड कर दो। जब अपलोड हो जाएगी तो आप उस API की को यहाँ पे पेस्ट कर लो जो भी आपने की हुई है। अब आपको की लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं। की लोकेशन सिर्फ उस केस में आपको देना होता है जब आपने होस्ट पे पब्लिश नहीं की होती। लेट्स सपोज अगर आपने कहीं पे रखी हुई है शायद google.com// मे बी कोई भी फोल्डर का नाम है और फिर / आपकी key.txt पड़ी हुई है, तो उस केस में आपको की लोकेशन देनी है। अगर आपकी की जो है वो होस्ट पे पड़ी हुई है तो फिर आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है।
अब आपने इंडेक्स नाउ पे सबमिट करवाना है या आपने डायरेक्ट बिंग को भेजनी है, तो आप दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि मेरी ये वाली की जो है वो शायद मकबूल पे कन्फिगर है, अगर मैं ऐसी डिबेट को भेजता हूँ तो वो अब वो उसका रिस्पांस तो एक्सेप्टेड है, बट जो है वो वही अगेन वही कह रहा है कि जो की जो है वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं की हुई। वेरिफिकेशन के लिए मुझे ये सेम की जो है वो अपनी होस्ट के ऊपर डालना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से शायद मकबूल को अगर सबमिट करवाता हूँ तो आप देखना कि ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा बिकॉज इसकी वेरिफिकेशन हुई हुई है। तो यहाँ से आप इंडेक्स नाउ को भी यूज़ कर सकते हैं और गूगल इंडेक्सिंग की API का भी यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स API कनेक्टर के ऊपर। और इन फ्यूचर में अगर हमारे पास कोई और ऐसी API आती है जिसको हम यूज़ करके अपनी इंडेक्सिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। URL टूल किट को आप यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब URL ग्रैबर जो है वो क्या करता है कि जो भी आपके पास URLs हैं, अब लेट्स सपोज करंट टैब, मेरा मतलब कि जो मेरे जो करंट टैब का URL उसको ग्रैब करके ले आएगा। ऑल टैब का मतलब है जो भी मेरे पास ऑल टैब ओपन है। रिमूव डुप्लीकेट में मैं रिमूव कर सकता हूँ अगर कोई URLs डुप्लीकेट आ जाते हैं। हाइपर लिंक, उस पेज के जितने भी इंटरनल लिंक्स हैं, एक्सटर्नल लिंक्स हैं, उन सबको मैं ईजिली ग्रैब कर सकता हूँ। और अगर मुझे इन सब URLs को मूव करना है या क्लियर करना है तो, और या कॉपी करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं इनको URL ओपनर में मूव करके ले जाता हूँ तो मेरे पास ये सारे के सारे URLs यहाँ पे आ गए हैं। अब लेट्स सपोज मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और अब मेरे पास ना URL ओपनर क्या करता है कि इन सब URLs को न्यू टैब में ओपन कर लेगा मेरे लिए। अब मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। डू नॉट लोड टैब अनटिल सेलेक्टेड, इसका मतलब ये है कि जब तक मैं वो एक प्लेस होल्डर पेज ओपन कर देगा और जब तक मैं उस टैब पे क्लिक नहीं करूँगा तो वो उनको लोड नहीं करवाएगा। ये इनकॉग्निटो मोड पे नहीं काम करता, लेकिन अगर नॉर्मल विंडो है तो उस पर ये काम करेगा। रीज़न ये है इनकॉग्निटो मोड में क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंशन का बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओपन नहीं हो सकता, लेकिन जो लोड इन रैंडम ऑर्डर है या लोड इन रिवर्स ऑर्डर है वो इनकॉग्निटो मोड में भी चल जाएगा बिकॉज उसमें आपने टैब के अंदर ही ओपन करना है। अब रैंडम ऑर्डर का मतलब ये है कि वो किसी भी रैंडम ऑर्डर में इनको ओपन कर देगा। रिवर्स ऑर्डर में का मतलब ये है कि वो पहले लास्ट वाले को ओपन करेगा, फिर उससे प्रीवियस, फिर उससे प्रीवियस। और अगर आप तीनों को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को ओपन कर देगा। मैं इनको ओपन पे क्लिक करता हूँ तो देखो उसने 3 टैब ओपन कर दिए हैं। पहला होम पेज होगा, दूसरा लिंक बिल्डिंग सर्विसेज होगा, तीसरा जो है SEO तो भाई सर्विसेज का जो पेज है वो तीनों हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर ये आप मुझे इसमें भी मैं URL पेस्ट भी कर सकता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे इनको क्लीनर में लेके जाके इनको क्लीन करना है तो मैं वो चीज़ें भी कर सकता हूँ। अब इसमें भी मेरे पास काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं। अगर मैंने रिमूव डुप्लीकेट करना है या कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो URLs नहीं है वो डिलीट करनी है, मतलब कि ये मल्टीपल फीचर्स हैं, वो आप सारे के सारे इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कर सकते हो। वो आपको हेल्प करेंगे URLs को क्लीन करने के ऊपर। और अगर आपको URLs ट्रिम करने हैं, जैसा मैंने यहाँ पे ट्रिम टू रूट किया, तो सारे के सारे रूट पे चले जाएंगे। और अगर मुझे डोमेन लेवल पे लेके जाना है तो मेरे पास डोमेन लेवल पे आ जाएंगे। मैं इनको कॉपी कर सकता हूँ, इनको मूव कर सकता हूँ। रीडायरेक्ट चेन क्या होता है वो आपको बताता है कि एक पेज जो है अगर आपने ओपन किया है तो उसकी URL चेन क्या है। अब ये बहुत यूज़फुल होता है। लेट्स सपोज अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट है, जैसा मैंने अरेबियन एडवेंचर ओपन की है, इसको मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ इसका होम पेज, तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो रहा है EN इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखें, पहले अरेबियन एडवेंचर ओपन हुआ, वो फिर उसका demandware.store पे गया और फिर वहाँ से वो वापस जो उसका AE इंग्लिश जो उसका एक्चुअल होम पेज हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे जा रहा है। तो एक पूरा पाथ हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो आपके पास सारी की सारी रीडायरेक्ट चेन आ जाएगी अगर आप कोई पेज ओपन कर सकते हैं। तो URL टूल किट के अंदर ये सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी डेली लाइफ के अंदर। स्ट्रक्चर डेटा एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर आप उस पेज पे जो भी स्ट्रक्चर डेटा अवेलेबल है, अभी करंटली जो है हम वो सिर्फ JSON-LD कोड को ही चेक करें, माइक्रो डेटा को डिटेक्ट नहीं करता है। लेकिन JSON-LD रिकमेंडेड फॉर्मेट है, तो अगर वो कोई भी कोड अवेलेबल होगा JSON-LD के अंदर तो हम उसको रीड करके यहाँ पे दिखा देंगे। अब लेट्स सपोज मेरी इस वेबसाइट के ऊपर इस टाइम 4 डिफरेंट JSON-LD के कोड अवेलेबल है। वेब पेज का कोड अवेलेबल है, ब्रेडक्रम्ब का कोड अवेलेबल है वेबसाइट का है, और जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का कोड है वो अवेलेबल है। और अगर मुझे भी यही कोड यूज़ करना है तो मैं सिंपली इसको कॉपी करके जो भी मुझे एलिमेंट्स है वो चेंज करके इसको हेड सेक्शन में ऐड करना है और वो डल जाएगा। और अगर मुझे इस कोड को वैलिडेट करना है तो मैं इसको रिच रिजल्ट टेस्ट में भी वैलिडेट कर सकता हूँ और स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर में भी जाके इस पेज को वैलिडेट कर सकता हूँ। तो स्ट्रक्चर डेटा में आप उस पेज के ऊपर अगर कोई भी स्ट्रक्चर डेटा का JSON-LD का कोड पड़ा होगा तो आप वो इजीली कैप्चर कर सकते हैं। सोशल मार्कअप के अंदर आप क्या कर सकते हो कि जो भी सोशल मार्कअप के टैग्स अवेलेबल हैं, जो OG टैग्स होते हैं वो चेक कर सकते हो, या ट्विटर कार्ड के जो भी टैग्स हैं वो आप देख सकते हो। आप देखो कि यहाँ पे मैंने येलो कलर को यूज़ करवाया है, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर को यूज़ किया। ब्लू का मतलब ये ऑप्शनल, अगर आपके पास OG टैग अवेलेबल है तो वो ट्विटर ईजिली वहाँ से भी पिक कर सकता है। लेकिन ट्विटर के डेफिनेटली अपने कार्ड की भी टैग्स हैं, अगर आप वो ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उस पर आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है। तो अब बेसिकली करंटली अगर तो वो मिसिंग होंगे तो मिसिंग लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर आपने OG टैग्स की इंप्लीमेंटेशन की होगी, जैसे यहाँ पे OG टाइटल मेरे पास अवेलेबल है तो वो आ जाएगा। OG टाइप क्या है, वेबसाइट है, OG इमेज अभी करंटली मिसिंग है तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
बेसिकली सोशल मार्कअप के जो ये टैग्स होते हैं कि जब आप सोशल शेयरिंग करते हैं वहाँ पे आपको हेल्पफुल होता है, आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आपने वहाँ पे क्या दिखाना है, रादर देन अपने जो टाइटल टैग या डिस्क्रिप्शन टैग होता है उसकी जगह आप ओजी टैग्स यूज़ करके उनके अंदर डिफरेंट टाइटल्स या डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस को टारगेट कर सकते हैं और वो ही डिस्प्ले होंगे जो आपने वहाँ पे लिखा होगा। डोमेन इंस्पेक्टर में आप चेक कर सकते हो कि जो भी डोमेन है उसकी क्रिएशन डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और उसकी एज क्या है, और अगर तो इन केस उस पर report.txt अवेलेबल है, यानी इन केस अगर reports.txt अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पे मिसिंग लिखा हुआ जाएगा, और अगर आपको URL नज़र आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म भी कर सकता हूँ कि वो अवेलेबल है। उसके बाद अगर साइट मैप डला हुआ है reports.txt में या नहीं, अगर तो होगा तो यहाँ पे स्टेटस फाउंड आ जाएगा, नहीं तो नो साइट मैप फाउंड आ रहा है। उसके बाद साइट मैप का लिंक भी है, अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट 2-3 चेक्स लगे हुए हैं उनको चेक करेंगे, नहीं तो अगर वो नहीं है तो हम reports.txt से साइट मैप को पिक करने की कोशिश करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा साइट मैप्स होंगे तो वो भी यहाँ पे लिस्ट डाउन होकर आ जाएंगे, और अगर इस वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैकिंग लगी होगी तो वो भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। यहाँ पे यूज़र एजेंट को भी आप स्विच कर सकते हैं, अगर आपने यूज़र एजेंट स्विच करके किसी पर्पज़ के लिए देखना है तो आप उसको लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पे इसको क्रोम एंड्रॉयड मोबाइल बनाना है और मैं इसको ऑन कर दूँगा तो मेरा यूज़र एजेंट जो है वो स्विच हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे हुइस इन्फॉर्मेशन देखनी है कि मेरी वेबसाइट की हुइस इन्फॉर्मेशन क्या है, कब रजिस्टर हुई, नेम सर्वर्स क्या हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। और अगर आपको DNS डिटेल्स देखनी है जिसमें आपको सर्वर की IP चाहिए या NS के रिकॉर्ड चाहिए, MX के रिकॉर्ड्स जो भी हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी डोमेन इंस्पेक्टर के अंदर। रीडायरेक्ट मैनेजर भी काफ़ी पावरफुल टूल है, इसके अंदर अभी आप करंटली रीडायरेक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपने कोई ऑलरेडी रीडायरेक्ट्स लगाए हैं तो आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। अपलोड रीडायरेक्ट्स में जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ अभी एम्ब्रोको को सपोर्ट करता है। एम्ब्रोको को ऐड करने का मेन रीज़न ये था बिकॉज हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो एम्ब्रोको के ऊपर हैं, और अगर हमें गूगल सर्च कंसोल के ऊपर कोई ब्रोकन पेजेस मिलते हैं और उनको अगर हम लोगों ने रीडायरेक्ट लगाना होता है तो 1 by 1 ऐड करना पड़ता है, जो बहुत टाइम कंज्यूम है। अगर हमें 100 रीडायरेक्ट्स लगाने हो तो उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे हमारे चले जाते हैं। तो मैंने एक कोड पहले बनाया था JS के अंदर, तो फिर मैंने कहा बेटर है उसको हम एक्सटेंशन में ही ऐड कर सकते हैं। अगर वो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने एम्ब्रोको अपने URL के अंदर मतलब कि अपने जो भी एम्ब्रोको का बैकएंड है उसमें लॉगिन करने के बाद आप रीडायरेक्ट में आ जाएं। रीडायरेक्ट में आने के बाद आप अपने फ्रॉम में जो जहाँ से आपने रीडायरेक्ट लगाना है और टू जहाँ पे रीडायरेक्ट लगना है वो दोनों URLs प्रोवाइड कर दें। मेक श्योर करें कि URLs मैच हो रहे हों। अब मैंने यहाँ पे एक डुप्लीकेट रीडायरेक्ट भी डाला था कि आपको ये भी आइडिया हो जाएगा अगर इन वन के आपके फ्रॉम और फ्रॉम में अगर कोई डुप्लीकेट आ भी जाता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। अब आपने क्या करना है, अपलोड रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है। मेक श्योर करना है कि आप एम्ब्रोको में आके आपने लॉगिन किया हुआ हो और फिर ही वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। अब मैं अपलोड रीडायरेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें 2 रीडायरेक्ट लग गए और तीसरा स्किप हो गया बिकॉज ये ऑलरेडी है, और इवन कि आप बैकएंड पे भी देख सकते हो कि 2 न्यू रीडायरेक्ट जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। और मैं इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास उस रीडायरेक्ट से न्यू रीडायरेक्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद क्या नाम है, आपने वेरीफाई रीडायरेक्ट, इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी क्लाइंट के ऊपर काम किया है और आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे रीडायरेक्ट्स जो हैं वो आपने सेटअप कर लिए हैं या आपने डेव्स को दिए हैं कि ये रीडायरेक्ट्स जो है वो सेटअप कर दो और उन लोगों ने रीडायरेक्ट्स लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि उन सब रीडायरेक्ट्स को वेरीफाई करना है कि वो प्रॉपर्ली लगे हुए हैं या नहीं। तो आप क्या करो, उन सारे URLs को कॉपी करके पेस्ट कर दो यहाँ पे और चेक स्टेटस पे क्लिक कर दो। अब क्या करेगा कि वो उन सारे के सारे रीडायरेक्ट्स को चेक करेगा। अब ये वाला जो रीडायरेक्ट है वो प्रॉपर्ली 301 होके होम पेज पे जा रहा है तो वो उसका स्टेटस कोड भी बता देगा फ्रॉम का, और जहाँ पे जा रहा है उसका भी स्टेटस कोड बता देगा। अब ये वाला पेज जो है वो इटसेल्फ ही 404 इसका मतलब रीडायरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे नो डेटा आ जाएगा। और अगर 301 रीडायरेक्ट है और वो 404 पे जा रहा है तो वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। ये सारे एरर्स हैं, डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हैं। और अगर कोई रीडायरेक्ट का लूप है तो आप वो भी डिटेक्ट कर सकते हो। 302 का अगर कोई स्टेटस कोड है, अगर वो 404 पे जा रहा है और वो 200 स्टेटस कोड पे जा रहा है तो आप सारे के सारे सिनेरियोज जो हैं कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आके सारे URLs डालने हैं और चेक स्टेटस करने हैं, वो आपको बता देगा। इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी फायरवॉल उस डोमेन पे लगी हुई है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2 से 5 सेकंड का डिले ऐड कर लो, और उससे ये होगा कि वो एक URL चेक करने के बाद 5 सेकंड वेट करेगा तो वो नेक्स्ट URL को चेक करेगा। ठीक है, और आप यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो रीडायरेक्ट मैनेजर में आप रीडायरेक्ट्स को वेरीफाई भी कर सकते हो और एम्ब्रोको के प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी कर सकते हो। लोकल सर्च सिमुलेटर में भी आप सिमुलेट कर सकते हो इन केस अगर आपको कोई सर्च रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करने हैं कि लंदन में कैसे नज़र आ रहे हैं। और मे बी आपकी अब लेट्स मेरी कुछ टीम मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो दुबई बेस्ड क्लाइंट है या कनाडा बेस्ड क्लाइंट है या US बेस्ड क्लाइंट है। तो हम लोगों ने उनकी लोकल रैंकिंग्स को चेक करने के लिए हम लोकल सर्च सिमुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। वेरीफाई सेटिंग्स पर आप क्लिक करोगे तो नॉर्मल क्यूरी करेगा। अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए क्योंकि अभी ऑन नहीं किया हुआ मैंने, और मैं चाहता हूँ कि मैं UK को सिमुलेट करना चाहता हूँ तो मैं .co.uk जो है वो टर्न ऑन कर दूँगा।
उसके बाद लोकेशन में अपनी यूनाइटेड किंगडम रख देता हूँ और इंग्लिश रख देते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। ये दो फीचर्स ऐसे हम लोगों ने ऐड ऑन कर लिए। मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, बहुत रेयर केसेस में, जब मुझे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का डेटा चाहिए होता है या किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए चाहिए होता है तो ही यूज़ करता हूँ। आप इनको दोनों को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, देख सकते हो कि डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। बट डोमेन, लैंग्वेज एंड लोकेशन इज़ मोर देन इनफ आप सिमुलेट करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने पहले जब सर्च किया था तो मेरी लोकेशन यूएई आ रही थी और यहाँ पे डोमेन भी चेंज नहीं हुई, राइट। अब मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ और मैं आप वेरीफाई सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरी डोमेन ऑटोमेटिकली चेंज होकर .co.uk पे चली गई है और मेरी जो लोकेशन है वो यूके है और जो लैंग्वेज है वो मैंने इंग्लिश सेट की है, राइट। और अगर आप यहाँ पे भी नीचे से देखेंगे, मेरी जो करंट लोकेशन, जो कंट्री जहाँ पे उस जिस कंट्री की स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम हो गया है। तो आप लोकल सर्च सिमुलेटर को यूज़ करते हुए ये देख सकते हो कि किसी और कंट्री में सर्च रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं और आपकी कंट्री में, मतलब कि यूएई में कैसे दिख रहे हैं, या आप किसी और कंट्री में, लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान में और आपका कोई क्लाइंट जो है वो यूके या कनाडा के अंदर है, तो आप इजीली लोकल सर्च सिमुलेटर को यूज़ करते हुए उनके जितने भी लोकल कीवर्ड्स हैं उनकी रैंकिंग्स को एक्यूरेटली चेक कर सकते हो। आप यहाँ रीसेट पे कर दोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। सर्च एनालिसिस में आप इसीलिए देख सकते हो कि कौन से पेजेस जो हैं वो गूगल पे अवेलेबल हैं, कौन से पेजेस जो हैं गूगल पे अवेलेबल नहीं है। इसका जो बेस्ट यूज़ केस होता है, लेट्स सपोज आपका कोई ऑलरेडी क्लाइंट है और उसने कोई न्यू लैंग्वेज ऐड किया या और उन लोगों ने कोई ओल्ड पेजेस जो माइग्रेट किए, तो उस केस में क्या होता है कि आप, बिकॉज आपने काफ़ी बड़ा सेक्शन जो है वो पेजेस का अपनी वेब डोमेन में डाला है, मीन्स काफ़ी क्वांटिटी में न्यू पेजेस आए हैं, तो आप इजीली उनके ऊपर नजर रख सकते हैं कि कौन से पेजेस इस टाइम ऑलरेडी क्रॉल हो गए हैं, कौन से नहीं। आप इस तरह करके उन सब पेजेस का यूआरएल यहाँ पे डालेंगे और यहाँ चेक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे, तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअली एक एक पेज यूआरएल को चेक करने के बाद वो बता देगा कि इसमें से कौन सा पेज जो है वो गूगल पे अवेलेबल था और कौन सा पेज जो गूगल पे अवेलेबल नहीं है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इससे आपको आइडिया हो जाएगा, और जो अवेलेबल नहीं है आप गूगल सर्च कंसोल पे जाके उनको क्रॉल के लिए भेज सकते हो। और अगर आपकी कोई न्यूज़ की वेबसाइट है तो आप इंडेक्स एपीआई कनेक्टर को यूज़ करके उन सबको सबमिट करवा सकते हो इंडेक्सेशन के लिए। और अगर आपने इसमें, अगर आपके पास बार बार कैप्चा आ रहा है तो आप यहाँ पे डिले भी ऐड कर सकते हो। रिकमेंडेड ये होता है कि आप 5 सेकंड की डिले ऐड कर दो हर यूआरएल के ऊपर, ताकि आपका जो वो गूगल का कैप्चा है वो ना आए। कैरेक्टर एंड वर्ड काउंटर बहुत सिंपल फीचर है, इसको आपने बस ऑन करना है और आप इसको ऑन ही रख सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि जो आपने सेलेक्ट किया है उसका वर्ड काउंट कितना है। उसका वर्ड काउंट 54 है और उसका कैरेक्टर काउंट कितना है। बेसिकली अगर मुझे इस पार्ट का कंटेंट लिखना है तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर मुझे इस टेक्स्ट की लेंथ चाहिए तो मुझे पता लग जाएगा कि इसके 7 वर्ड्स हैं और इसके कितने कैरेक्टर्स हैं। इवन कि अगर मैं पूरा पेज का कंटेंट हाईलाइट करता हूँ तो मुझे बता देगा कि इस पेज के ऊपर इस टाइम कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं, जो कि ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कैरेक्टर्स एंड वर्ड काउंटर के ऊपर। सब काउंटर भी बहुत पावरफुल फीचर है, इसको आप जब ऑन कर लेंगे, ऑन करने के बाद आप गूगल के ऊपर कुछ भी क्यूरी सर्च करेंगे तो वो क्या करेगा, जितने भी सर्च रिजल्ट पेजेस के ऊपर जो सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उनके लेफ्ट पे एक नंबर ऐड कर देगा ताकि आप उनको ईजिली काउंट कर पाएंगे। हमारा सर्व काउंटर दूसरी एक्सटेंशन से थोड़ा डिफरेंट है। मैंने ये एक्सटेंशन इसलिए ऐड किया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सटेंशन पे जो सर्च काउंटर है वो तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि गूगल ने भी कॉन्टीन्यूस सर्च की जगह अभी वापस पेजिनेशन पे आ गए, तो मोस्टली तो चल ही नहीं रही, उनमें एरर आ रहा है। और जो चल भी रही हैं उनमें 2 तरह के एरर्स जो हैं वो बहुत कॉमन मैंने देखे, वो ये कि वो लास्ट जो पेज है ना उसको ट्रैक नहीं करते। मींस मेरे पास अगर अभी इस वाले पेज के ऊपर मैंने सर्च किया डेंटल क्लिनिक जेवीसी, तो देखो जो लास्ट काउंट है वो आ रहा है 8, मतलब कि पहले पेज पे सिर्फ 8 ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट हैं। तो वो एक्सटेंशंस क्या करती हैं, जब आप सेकंड पेज पे जाते हो तो वो 11 से काउंट करना स्टार्ट कर देंगी या वो 1 से काउंट करना स्टार्ट कर देंगी, तो जो दोनों गलत हैं। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने लिंक नोट्स यूज़ किए हैं, तो जो लास्ट के ऊपर अभी 8 था तो अब जो नेक्स्ट पेज पे जब आएगा तो वो 9 से काउंट स्टार्ट करेगा, ना कि 11 से स्टार्ट करेगा। तो आपके पास जो काउंट आ रहा है वो हमेशा एक्यूरेट रहेगा। अब यहाँ पे 18 तक है, अब जब हम अगले में जाएंगे तो वो 19 से स्टार्ट करेगा, तो आपके पास जब भी रैंकिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी। और हमने इसको एक्यूरेट इसलिए बनाया क्योंकि हमारे टूल में इंस्टेंट पोजीशन चेकर है, रैंक कंपैरिजन है, तो हम चाहते हैं कि जो भी रैंकिंग हम आपको रिपोर्ट करें वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और हम उसको इसी तरीके से काउंट कर रहे हैं लिंक नोट्स के थ्रू। व्यू रेंडर सोर्स भी बहुत पावरफुल फीचर है। आप यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे और जब आप पेज पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू सेटिंग आ जाएगी। इन केस अगर आप इनकॉग्निटो मोड में हैं और आप व्यू रेंडर सोर्स पे क्लिक करें तो जब भी वो न्यू टैब ओपन करेगा तो वो नॉर्मल ब्राउजर में ओपन करेगा, वो इनकॉग्निटो मोड में नहीं करेगा। तो अभी हम नॉर्मल ब्राउजर में ही हैं, मैं व्यू रेंडर सोर्स में ओपन करूँगा तो वो न्यू टैब में इसको ओपन कर देगा। तो ओपन करने के बाद क्या है कि आपके पास 3 डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं, एक रॉ कॉलम है, एक रेंडर्ड है और एक डिफरेंस वाला है। रॉ में वो कंटेंट आ रहा है जो सर्वर साइड से आता है और रेंडर्ड में वो कंटेंट आ रहा है जो रेंडर्ड हुआ होता है, मींस ब्राउज़र में जेएस के थ्रू जब डॉम मैनिपुलेशन हो चुकी होती है
तो ये वो वाला कंटेंट है। उसके बाद इन दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मींस रेड लाइंस में वो लिखा होगा कि जो कंटेंट जो है, अब जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा कंटेंट है और यहाँ पे ये एक एडिशनल है, अब ये वाला कंटेंट यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे एक एडिशनल कंटेंट जो ऐड ऑन हो गया, तो ये वाला कंटेंट यहाँ से डिलीट हो गया। इस तरह हेड इसमें आ गया है, क्या नाम है, रेंडर्ड वर्जन के अंदर, जो कि मिस्टेक है। आप देख लो हेड यहीं पे आके और हेड क्लोज हो रहा है। तो आप इस तरह से काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हो। ये तो सिर्फ HTML है। अगर आप टेक्स्ट बेस पे देखो, टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके इसको फेच करोगे तो ये सारा कंटेंट जो है वो सर्वर साइड आ रहा है और ये वाला जो कंटेंट है वो क्लाइंट साइड आ रहा है। अब देखो जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो सारा का सारा तो क्लाइंट साइड से रेंडर्ड हो रहा है। तो जो ब्राउज़र JS वेबसाइट्स को सपोर्ट नहीं करते वहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो स्ट्रगल करेगी। इवन तो जो गूगल है वो क्रॉल तो कर लेता है बट उसको कुछ एडिशनल स्टेप्स करने पड़ते हैं। मेरा जो पास एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स में, मैंने देखा है कि इवन की कुछ वेबसाइट जो है वो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों साइड पे सेम लोड हो रही है, बेटर परफॉर्म करती हैं एज़ कम्पेयर टू वो वेबसाइट जो सिर्फ क्लाइंट साइड रेंडर्ड हो रही होती है। बिकॉज गूगल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर आप ज़्यादा पेजेस को लॉन्च करोगे इकट्ठे तो क्रॉलेबिलिटी के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेक श्योर यही करो कि आपके पास जो भी वेबसाइट है उसके अंदर जो सर्वर साइड का कंटेंट है वो क्लाइंट साइड से मैच होना चाहिए। अब यहाँ से देख सकते हो जो सर्वर साइड का टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है वो देखो कुछ और है, टाइटल कुछ और आ रहा है और यहाँ पे टाइटल कुछ और है, और जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो तो इवन है ही नहीं हमारे पास रेंडर्ड वर्जन में। मीन्स अगर गूगल इसका JS वर्जन पकड़ता है तो उसको डिस्क्रिप्शन का टैग नज़र ही नहीं आएगा, जो कि मिस्टेक है। आप ऐसा करके सारे के सारे इश्यूज़ को पॉइंट आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ये देखो, अगर मैं व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास टाइटल देखें क्या आ रहा है, और यही अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ ऊपर कंट्रोल हेड में जाते हैं हम, सॉरी यहाँ से कंट्रोल F करके टाइटल सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए यहाँ टाइटल क्या आ रहा है और व्यू रेंडर सोर्स में क्या आ रहा है। अब एक्चुअल में जो व्यू रेंडर सोर्स होता है ये वो होता है जिसमें JS इन्वॉल्व नहीं होती है, और इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप वो कोड देख रहे हो तो जिस पे JS इन्वॉल्व होती है और जो डॉम में चेंजेस हो जाती हैं JS के थ्रू। तो आपको रादर देन इनमें जाने के बजाय आप इजीली व्यू रेंडर सोर्स में देख सकते हो टेक्स्ट कंपैरिजन भी और HTML कंपैरिजन भी, और आप अपने डेवलपर्स को इजीली जो है वो कन्वे कर पाओगे। और वो जो मैंने स्टार्ट में बोला था इनकॉग्निटो मोड में, अगर लेट्स सपोज मैं इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ और मैं यहाँ से इतना तो ट्रैवल को ओपन करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके व्यू रेंडर सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे न्यू टैब ओपन नहीं हुआ, बट वो वाला न्यू टैब एक्चुअल में यहाँ ओपन हो जाता है, क्योंकि ये जो पेजेस हैं ये एक्सटेंशन का पेज है। एक्सटेंशन का पेज हम इनकॉग्निटो मोड में नहीं ओपन कर सकते बिकॉज ये ब्राउज़र की लिमिटेशन है। तो अगर आपको हमेशा व्यू रेंडर सोर्स को यूज़ करना है तो आप नॉर्मल ब्राउज़र के अंदर नॉर्मल में करो, इनकॉग्निटो मोड में ना करें, उसको यहाँ पे चले जाएँ, तरह तो ट्रैवल पे चले जाएँ, जो कोई भी वेबसाइट आपने करनी है वहाँ पे आप व्यू रेंडर सोर्स में करें तो आपके पास दोनों आ जाएंगे। आप HTML टेक्स्ट वर्जन भी देख सकते हो और उसका HTML वर्जन भी देख सकते हो। आई होप आप लोगों को ऐसी वॉलेट अच्छी लगी होगी, और थैंक्स यहाँ तक सारे फीचर्स को देखने के लिए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ लगता है कि क्या नाम है कोई बग है या कोई नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है तो आप ज़रूर फीडबैक दें। बग्स के रिलेटेड जो है वो मैं ज़्यादा पुश करूँगा, बिकॉज अगर आप यूज़ करते हुए आपको कुछ फीचर ब्रोकन लगता है या कुछ फीचर जो है वो अनफंक्शनल हो गया तो आप ज़रूर हमारी रेडिट पे कम्युनिटी ऐसी वॉलेट के नाम से आप वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर दें। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर उसको फिक्स कर लें, बिकॉज अल्टीमेट गोल ऐसी वॉलेट का यही था कि अभी तक मार्केट में करंटली जो भी एक्सटेंशन हैं अगर उसमें कोई बग आ जाता है तो वो लोग काफ़ी टाइम लगा के इसको फिक्स करते हैं। क्योंकि मैं खुद भी SEO ही करता हूँ और मैं डेली रूटीन में SEO वॉलेट को यूज़ कर रहा हूँ, अगर मुझे खुद भी कोई बग नज़र आता है तो मैं इसको कोशिश यही करूँगा कि वो जल्दी जल्दी जो है वो फिक्स हो जाए। आप सेम रेडिट की कम्युनिटी के ऊपर जाके न्यू फीचर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं जो इसमें मिसिंग है, तो मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा उनको ऐड ऑन करने के लिए। और कुछ फीचर्स जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है जिसमें AI असिस्टेंट है, AI असिस्टेंट में हम लोग क्लाउड और GPT को यूज़ करते हुए मेटा टाइटल क्रिएशन या कंटेंट गाइडलाइन जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और सर्च इंटेंट V2 भी आने वाला है जिसको हम एज ए डेटा पॉइंट यूज़ करेंगे, पहले वो बन जाएगा तो फिर हम AI उस डेटा को यूज़ करते हुए हम AI से काफ़ी सारी चीज़ें करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कीवर्ड रिसर्च के भी कुछ छोटे मोटे टूल्स हैं वो भी हम ऐड कर देंगे, और रीडायरेक्ट मैनेजर से रिलेटेड और डोमेन URL टूलकिट में भी 2-3 टूल्स और हैं जो हम लोग सोच रहे हैं कि हम ऐड कर दें। प्रायोरिटी हम डेफिनेटली सेट की हुई है हम लोगों ने ऑलरेडी। अभी फ़िलहाल हम सर्च इंटेंट फाइंडर पे काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम ChatGPT और क्लाउड के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास गूगल सर्च कंसोल के भी 1-2 फीचर्स जो हैं वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कोई अच्छा फीचर सजेस्ट कर देते हैं जो हम लोगों ने डेफिनेटली हमें लगता है कि वो इवन इनसे भी इंपॉर्टेंट है तो हम वो ज़रूर ऐड इन कर लेंगे। और बग अगर आपको कोई मिलता है तो आप प्लीज़ कम्युनिटी में जाके रिपोर्ट कर दें, तो हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम उसको एज सून एज फिक्स कर सकें।